हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ ना, कुछ चीजों का इंपॉर्टेंस कहाँ होता है। एक्चुअली कुछ चीजों का इंपॉर्टेंस उनकी वैल्यू में होता है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की वैल्यू में, इन द सेंस इस चैप्टर काम आने वाला है, इसके एप्लीकेशंस में है। बहुत सारे चैप्टर हैं जो आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, उसमें काम आता है। इसके बहुत सारे कंसेप्ट काम आते हैं, बेसिकली इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कंसेप्ट बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा काम आते हैं। बहुत एकदम कंसेप्चुअल चीजें पूरी है। वर्क पावर एनर्जी में बहुत कम कंसेप्ट लेकिन सारे कंसेप्चुअल हैं और बहुत काम आने वाले हैं। एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है इसका, राइट। तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, बता रहे एकदम। आपने अगर एनालिम ठीक से नहीं पढ़ा है, राइट, काइनेमेटिक्स ठीक से नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। वर्क पावर एनर्जी, तो हम बेसिकली वर्क पावर एनर्जी, तो हम वर्क से शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम डाल लीजिए वर्क पावर एनर्जी। रजिस्टर ले जाइए अपने पास और एक ब्लैक और एक ब्लू पेन ले लीजिए। कंबल के अंदर है तो कंबल के बाहर आ जाइए, राइट। कुछ सर्दी वर्दी को भूल जाइए, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे भूल जाइए और उनसे परे होके हेडिंग डालिए वर्क पावर एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी। अब भैया पहली चीज जो है वर्क, काम, क्रिया। वर्क, वर्क क्या है? काम। बेसिकली वर्क को मैं डिफाइन करूं, वर्क एक एजेंसी है। वर्क एक एजेंसी है जिसके द्वारा आप एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो बेसिकली वर्क एक एजेंसी जिसके द्वारा समझाते हैं। इसका मतलब क्या बोला मैंने? वर्क एक एजेंसी है जिसके द्वारा आप एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। समझो आपने इस मार्कर से यहां कुछ लिखा, मैंने यहां लिखा वर्क, तो मैंने क्या किया? मैंने काम किया। मैंने क्या किया? काम किया। तो बेसिकली मेरी एनर्जी क्या हुई? खर्च हुई। किसमें? इसमें। एक्चुअली मैं कहूं तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी इस बॉडी की, तो इस तरीके से कि इस बॉडी की, मेरे जो बॉडी है उसकी एनर्जी कम हुई और इस बोर्ड की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। वो समझेंगे आगे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह इनके बारे में। तो बेसिकली इस बोर्ड का एनर्जी बढ़ा और मेरी जो बॉडी की एनर्जी का हुई कम हुई। तो वर्क क्या हुआ? काम क्या हुआ? वो एजेंसी हुई जिसके द्वारा क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो नोटबुक में लिख लेंगे क्या है वर्क। डेफिनेशन बस हल्का सा, वर्क इज एन एजेंसी, वर्क एक एजेंसी है बाय विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नोट कर लेंगे इसको एकदम ध्यान से। बेसिकली वर्क क्या है? वर्क एक एजेंसी है भैया। मतलब बेसिकली जिसके द्वारा, एजेंसी ना, एजेंट होते हैं जिनके द्वारा होता है ना, एजेंट्स होते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे आपको घर बेचना है तो आप एजेंट से मिलते हैं तो वो आपका काम कराते हैं। बेसिकली वो बीच की चीज होती है। तो वर्क कोई बीच की चीज है, राइट। कुछ काम करते हैं तभी तो हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है, राइट। आप कुछ काम करते हो, आप जॉगिंग करते हो, बेसिकली आप जॉगिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, वो एक काम हुआ। तो उससे तो आपकी एनर्जीज कम हुई, उससे आपकी कैलोरीज कम हुई, राइट। तो वर्क वही एजेंसी है। चलो अब बात करते हैं वर्क के बारे में। हमने एनएलएम में फोर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, उनके अलग अलग। तो अभी उसका काम आएगा, एनएलएम का बहुत सारा काम आएगा। अगर आपने एनएलएम नहीं पढ़ रखा है तो हमारे आई बटन पे आपको एनएलएम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट दे रखा है, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करें, वहां आपको मिल जाएगा एनएलएम, तो वहां से रिवाइज करें। चलिए वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं अभी। अब बात करते हैं भैया इसमें। समझो ये एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है भैया, और इस पे आपने फोर्स लगाया, इस आपने क्या किया? एक फोर्स लगाया कुछ थीटा एंगल पे, आप खुद देखिए, फिजिकली सोचिए, विजुलाइज कीजिए। जब आप किसी ब्लॉक को खींचते हैं, राइट, किसी ब्लॉक को रस्सी बांधिए और से कुछ खींचिए थीटा एंगल से, वो क्या आता है? आगे आता है। सपोज ये ब्लॉक कुछ ऐसे डिस्टेंस आगे आया, तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, बेसिकली एक्सेलरेशन के बारे में। चलो बताते हैं इसमें क्या यूज है। देखो
मैं मिटा देता हूं यार चीज। अब मैंने इस फोर्स का दो कंपोनेंट किया, एक हुआ एफ कॉस थीटा, एक हुआ एफ साइन थीटा। ये बॉडी कहां जा रही है? ये बॉडी आगे जा रही है। ये बॉडी कहां जा रही है? ये बॉडी आगे जा रही है। ये बॉडी कुछ आगे गई यहां से, ऐसे डिस्टेंस। तो इस बॉडी का देखो, ये बॉडी का बेसिकली इस बॉडी को आगे कौन कर रहा है? आगे एफ साइन थीटा कर रहा है क्या? एफ साइन थीटा का मकसद था ऊपर खींचना, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? एक नॉर्मल ऊपर लगेगा सरफेस से, mg नीचे लगेगा, और एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल ऐसे सेट होगा कि वो क्या हो जाए, mg के बराबर हो जाए। वो एनएलएम में पढ़ रखा है, रेट इसका एनालिसिस कर रखा है एनएलएम में। तो चलो उसको छोड़ते हैं। अब देखो इस बॉडी को आगे कौन मूव करा रहा है? इस बॉडी को आगे मूव करा रहा है एफ कॉस थीटा। बॉडी को आगे मूव कौन करा रहा है? एफ कॉस थीटा। कितना मूव करा है? एस। तो वर्क डन, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाला मिटा देता हूं, नोट कर लो यार ऊपर वाला डेफिनेशन। लिखता हूं मैं, वर्क, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? इंपॉर्टेंस है शब्द का यहां। वर्क डन जो मैंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है, बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, या बेसिकली एफ एस कॉस थीटा। ये फोर्स, राइट, ये फोर्स तो कर रहा है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट है, इस फोर्स का जो कंपोनेंट है कॉस थीटा, यही तो इसको आगे मूव करा रहा है यार। यही तो बेसिकली इसको आगे एक्सेलरेट करा रहा है। यही हॉरिजॉन्टल वाला ही तो इसको आगे मूव कराएगा। हमने एनालिसिस में, हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो उसके ऊपर हमने एनालिसिस कर रखा है, तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा, जो एफ कॉस थीटा है यही इसको आगे मूव करा रहा है। तो वर्क डन बाय फोर्स, कौन? इस फोर्स का स्पेशली ये कंपोनेंट काम कर रहा है। लेकिन फोर्स तो काम कर रहा है ना, भले इसका कंपोनेंट है लेकिन ये फोर्स के तो पार्ट है। तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, या एस क्या है? एस जो कितना मूव किया है आगे, राइट? बेसिकली सेंटर से सेंटर की दूरी नापते हैं, कितना आगे मूव किया है, यस मूव किया आगे। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ एस कॉस थीटा। क्या बोला है? वर्क डन बाय दिस फोर्स, एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। देखो एफ एस कॉस थीटा। अब मैंने तुमको पढ़ा रखा था, राइट, वेक्टर में मैंने तुमको पढ़ाया डॉट प्रोडक्ट और कॉस और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर नहीं पढ़ रखा तो यूट्यूब पे सर्च बॉक्स पे सर्च करिएगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लर्न टू लीड, तो आपको मिल जाएगा, राइट। चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं, फिर हमारे आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से जल्दी मिल जाएगा आपको। तो एफ एस कॉस थीटा मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है वेक्टर में? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं भैया एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये चीज आपको समझ में आ गई? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं इसको। तो वेक्टर का जो फॉर्मूला, सॉरी, जो वर्क का फॉर्मूला आता है, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो भैया हमने बात की थी वेक्टर में कि डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क क्या हुआ? वर्क हुआ एक स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या हुआ? वर्क हुआ एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है और डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है, कोई वेक्टर नहीं देता, हमें डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ही देता है। तो वर्क क्या हुआ? एक्चुअली में वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब पॉइंट नोट कर लो भैया, एक पहला पॉइंट कि क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट, इस दूसरा पॉइंट क्या है? इसका यूनिट, इसका यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, या इसको बोलते हैं प्यार से जूल, इसको बोलते हैं जूल। अब डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं, वर्क का डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस करना चाहिए। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स होता है एम ए। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम का डायमेंशन एम, ए का डायमेंशन एल टी माइनस टू, आगे क्या है? एस, एस का डायमेंशन एल। तो डायमेंशन क्या हुआ इसका? डायमेंशन हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है?
काम का नहीं है कुछ ऐसे। चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। हमने फोर्स पढ़ा, राइट। हमने फोर्स का मतलब सीखा एक्चुअली में। यहाँ वर्क, अब चलो इसके ऊपर बात करते हैं। ये अभी तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने WF लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स। यहाँ कितने फोर्स लग रहे हैं एक्चुअली, इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? अगर इस बॉडी को हमने देखें, इस बॉडी के ऊपर एनालिसिस करें तो कितना फोर्स लग रहा है बताते हैं। इसके ऊपर इस बॉडी का पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा वर्क आपको एकदम कंसेप्चुअल सिखाते हैं, एकदम कंसेप्ट से, राइट, बेसिक कंसेप्ट एकदम। तो इतना नोट करो, नोट कर लिए? वीडियो पॉज करके नोट करो, अगर नोट नहीं किया तो चलो मैं मिटा देता हूं अभी। चलो ठीक। अब इस बॉडी का एनालिसिस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया वर्क, मैंने वहां WF लिखा था, राइट। WF लिखा था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, WF लिखा था, WF मतलब वर्क डन बाय फोर्स। कौन सा फोर्स? ये F वाला फोर्स। यहाँ F डिनोट किया ना, ये वाला फोर्स। इस फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ है तो वो WF है। चलो ठीक। अब ये बॉडी देखो, इस बॉडी को मैं यहां बनाता हूं, इसका FBD, ये है F, ये है नॉर्मल, ये mg, ठीक है, mg। अब बताओ मुझे, बॉडी कहां मूव कर रहा है? बॉडी आगे मूव कर रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? आगे। और आगे कौन ले जा रहा है इसको? तुम बोलोगे F cos थीटा ले जा रहा है। हाँ तो F cos थीटा ले जा रहा है, लेकिन ये भैया है किस परिवार का? ये F के परिवार का है ना यार, ये F के परिवार का है। तो एक्चुअली ये बॉडी आगे मूव कर रही है F के कारण, F के कारण, राइट। ऐसे रियलिटी में तो F cos थीटा है, मानता हूं रियलिटी में तो F cos थीटा है, लेकिन इस परिवार का सदस्य है तो F परिवार इसको आगे ले जा रहा है। अब भैया डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स आगे लग रहा है, चलो ठीक, समझ में आ गया। लेकिन फोर्स तो एक्चुअली एंगल पे लग रहा है, फोर्स तो एक्चुअली एंगल पे लग रहा है, किसी थीटा एंगल पे लग रहा है, राइट। फोर्स तो किसी थीटा एंगल पे लग रहा है। लेकिन अब तुम मेरी बात ध्यान से देखो, इस पे नॉर्मल भी लग रहा है, राइट। इस पे क्या लग रहा है? नॉर्मल भी लग रहा है। इस पे क्या लग रहा है? mg भी लग रहा है। अब कोई मुझसे पूछे वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, पहली बात तो एक अधूरा सवाल है। पहली बात तो कोई मुझसे पूछे फाइंड द वर्क डन, तो सवाल एक प्रकार से अधूरा है, या फिर बेसिकली अधूरा नहीं है तो एक आप मान लेंगे बाय फोर्स। जैसे कि बोलते समझो आपके सामने खाना रखा हुआ है और आपकी मम्मी बोलती है खा लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बगल में पेन पड़ा है उसको खा लो, बगल में नोटबुक पड़ी उसको खा लो, चद्दर पे बैठो चद्दर को खा लो, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब जो सामने खाना पड़ा है उसको खा लो। तो इसी तरीके से जब आपको बोला जाए फाइंड वर्क डन, इसका मतलब जो फोर्स वहां बात की गई ना, जिस फोर्स के ऊपर डिस्कशन किया गया उसके कारण निकालो। इसी तरीके से आपको, या तो आपको सवाल वाले बोलेगा फाइंड द वर्क डन बाय दिस दिस दिस, ये बोलेगा, या फिर आपको सिंपली बोलेगा फाइंड द वर्क डन। इसका अर्थ ये रहेगा कि भैया जिस फोर्स के बारे में अब तक चर्चा हुई है उसका वर्क डन निकालो। चलो ठीक है, उसका आप समझ चुके हैं, उसका निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल भी होगा क्या? हाँ भैया वर्क डन बाय नॉर्मल भी होगा। कितना होगा बताते हैं अभी। नॉर्मल कहां लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है वर्टिकल, ऊपर लग रहा है। तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। एक्चुअली में वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का कोई मूवमेंट हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का कोई मूवमेंट हुआ, बॉडी एक्चुअली आगे ही जा रही है, बॉडी एक्चुअली आगे ही जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। तो इस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हुआ? जीरो। वर्क डन बाय mg तुम बोलोगे, नहीं, मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक्चुअली इसको बोलते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको वर्क डन बाय mg मत बोलिए। हाँ बोल सकते हैं mg एक फोर्स हुआ, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी बेसिकली mg आ किसके कारण रहा है? mg आ रहा है ग्रेविटी के कारण, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलते हैं इसको। वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg कहां लग रहा है? वर्टिकल में लग रहा है, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? हॉरिजॉन्टल में। तुम वैसे देखो w इज इक्वल टू एफ डॉट एस बेसिकली fs cos थीटा। अब देखो, अब तुम्हें फॉर्मूले से प्रूफ कराता हूं। वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल लग रहा है अपर वर्टिकल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको यहां लिखूं w वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू n वेक्टर डॉट s वेक्टर। नॉर्मल लग रहा है वर्टिकल में और डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल में। नॉर्मल, फिर कुछ ही अपने पास ही आएगा s, फिर आगे cos थीटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो, ये cos 90 तो आ गया जीरो। इसी तरीके से वर्क डन बाय mg भी क्या आ जाएगा?
जीरो आ जाएगा। चलो तुम्हें फॉर्मूले से भी प्रूफ करा दिया। अब वैसे भी तुम देख लो यार, नॉर्मल लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो इसने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया ना यार, इसने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो वर्क डन में mg भी इसी तरह से जीरो हो गया। चलो यहां तक नोट करो, वीडियो पॉज करो, यहां तक नोट करो। मिटा रहा हूं मैं पूरा, मिटा देता हूं मैं, आप तो वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने वर्क का अभी फॉर्मूला पढ़ा, वर्क का फॉर्मूला होगा, स्केलर नहीं वेक्टर होता है यार, वर्क वर्क होता है एफ डॉट एस, हमने फॉर्मूला पढ़ा, नहीं दिख रहा, बड़ा लिखता हूं, वर्क होता है एफ डॉट एस, हमने भी पढ़ा, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो क्या, तो भैया हमने वो एनएलएम में पढ़ रखा था, अगर बॉडी हल्का सा मूव कर, हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा था, बॉडी हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी का बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ तो होता है डीएस। तो क्या होता है, डीएस डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से समझो बॉडी का बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, डीएस, और फोर्स लगा कुछ एफ, तो उस वक्त वर्क क्या होगा, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू होगा वर्क, इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस। डीएस बेसिकली बहुत कम, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, डीएस के ऊपर बहुत चर्चा हो रखी है, राइट, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, राइट, एनएलएम में बहुत डिस्कशन किया है, काइनेमेटिक्स में बहुत डिस्कशन किया है, डीएस का, डीएक्स का, डीवाई का, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस, इसके ऊपर बात हो गई। चलो ठीक है, अब क्या, अब तुम्हें एक चीज पढ़ा रखा है, देखो एक फॉर्मूला इसका पढ़ाते हैं डायरेक्टली, इसके ऊपर एक सवाल है एससीबी में, बहुत अच्छा सवाल है वो, तो उसका मैं तुम्हें भी मतलब सवाल तो नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें होमवर्क दूंगा सवाल करने के लिए, तो मैं यहाँ तुम्हें डिस्कस करता हूँ, राइट। अब देखो भैया, सपोज नहीं, देखो वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी होता है डीएस ओवर डीटी होता है, वेलोसिटी होता है डीएस ओवर डीटी, तो डीएस क्या होगा, डीएस होगा वीडीटी, तो मैं यहाँ डीएस की जगह वीडीटी लिख सकता हूँ यार, फॉर्मूला था, तो आएगा, तो क्या आएगा, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर dt, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर dt। एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ क्या होता था, एफ होता है एम ए, देखना भी एक फॉर्मूला आने वाला है। अब सपोज मैं कुछ एंगल, सपोज एंगल जीरो है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, एम ए वेक्टर वी वेक्टर dt। अब ये वेक्टर हटा देते हैं एक बार के लिए, तो ए क्या होता है, ए होता है dv बाई dt, तो dv बाई dt, फिर v dt, तो dt से dt कैंसल, m v dv, तो dw हो गया बेसिकली, ये फॉर्मूला आ गया एम वी डी डब्ल्यू, जो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला है एम वी डी वी, ये भी एक फॉर्मूला है, राइट। अब इसको कैसे समझो, सपोज आपकी बॉडी किसी ने बोला आपकी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे कुछ आपकी बॉडी पे हम समझो कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, और आपकी बॉडी कुछ बेसिकली पहले वेलोसिटी जीरो थी, पहले क्या थी, वेलोसिटी जीरो थी, बाद में कुछ वेलोसिटी समझो यहाँ कुछ टू हो गई, बाद में वेलोसिटी यहाँ कुछ टू हो गई, तो फाइंड द वर्क डन। तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे बेसिकली, पहले वर्क कितना हुआ होगा, जीरो, अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ डब्ल्यू वर्क हुआ होगा। इसी तरीके से वेलोसिटी फिर यहाँ भी इंटीग्रेट करोगे, पहले वेलोसिटी थी जीरो, बाद में वेलोसिटी क्या होगी, कुछ टू, बाद में वेलोसिटी कुछ टू है, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन एम कांस्टेंट है बाहर आ गया, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू,
लिमिट 0 से 2। समझ गए आप? तो बेसिकली अब जो फॉर्मूला आया ना एक्चुअली में, समझो यहाँ कुछ वेलोसिटी v इनिशियल था, जनरलाइज कर देते हैं, यहाँ कुछ वेलोसिटी v फाइनल था, यहाँ कुछ वेलोसिटी v इनिशियल, यहाँ कुछ वेलोसिटी v फाइनल। तो v इनिशियल से v फाइनल, तो वर्क क्या होगा? वर्क होगा v इनिशियल से v फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ नोट करो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो बेसिकली जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ना, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी मैं बेसिकली आपको ये बता रहा था तरीका, तो ऐसे भी आप कर सकते। समझो आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम की टर्म में दे दिया, तो सीखेंगे, अभी सवाल करेंगे, इतना नोट करो। मतलब ये भी एक तरीका होता है सवाल करने का, राइट? सवाल बनाने का बहुत सारे, मतलब प्रीवियस ईयर में देखा तो क्या कर रहे हैं आजकल ये कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम की टर्म में दे रहे हैं, तो तब बताते हैं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू तक निकालो। तो अभी उसके ऊपर सवाल करते हैं ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। अभी सवाल ही सवाल करेंगे, राइट? अभी कुछ और कंसेप्ट है वो बीच में आ जाएंगे, बता दूंगा मैं। सवाल ही सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सवाल तब तक नोट करो, मैं अपने मार्कर में इंक भरता हूँ। नोट करो नोट करो। तो अब सवाल करने की बारी आई है। तो अभी जितना भी कंसेप्ट सिखाया है आपने ध्यान रख लिया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। अभी उन्हीं कंसेप्ट पे सवाल करेंगे, राइट? अब जो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सवाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर्स है इनमें कंसेप्ट कम है यार, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट? एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। चलो सवाल लिखो, सवाल लिखो। द वर्क डन बाय अ फोर्स, द वर्क डन बाय अ फोर्स F is equal to minus 6x square I cap Newton. F is equal to minus 6x square I cap Newton in displacing a body, in displacing a body from, in displacing a body from x is equal to कुछ 4 मीटर टू x इज इक्वल टू -2 मीटर। भैया अपने पास फोर्स दे रखा है यार, उस बॉडी पे जितना फोर्स दे रखा, ध्यान देखिएगा, मैंने एक डायरेक्शन दे दिया यार, मैंने एक डायरेक्शन दे दी, वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स, तो लगा देते हैं यार। तो बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स दिस इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस पोजिशन। अब यार ये मैंने क्यों दे दिया, अब तुम पूछ रहे हो कि क्यों दे दिया? तो यार मैंने तुमको फॉर्मूला इसलिए सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है? dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स डी एस। यहाँ अभी x है तो यहाँ dx आ जाएगा। ds बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो सवाल करो इसको, और इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है, 1 मिनट इसका आंसर बता देता हूँ आपको। अब सवाल करो, ट्राई करो इसका आंसर या चलो ठीक, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इसका आंसर है कुछ, आंसर इसका पहले लिख देता हूं ऊपर, आंसर अपने पास 360 जूल्स। आंसर 360 जूल्स है, ट्राई करें। इस सवाल पे कम से कम, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगाने इस सवाल पे, राइट? चलो ठीक, ट्राई कर रहे हो तो वीडियो पॉज करो, और जब तक आंसर ये नहीं आता, राइट? कैलकुलेशन मिस्टेक होने वाली बता रहा हूं, अगर नहीं आ रहा मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, यही फॉर्मूला लगेगा। चलो मैं बता रहा हूं, राइट? वीडियो पॉज कर लें आप, जिनका हो गया है, जिन्होंने कम से कम 3 बार ट्राई किया वही देखें। चलो ठीक भैया, DW क्या था भैया? देखो DW था ये DW, अरे फिर से मैं गलती कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं मैं गलती कर रहा हूं, आपसे भी गलती हो सकती है। वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखिए। इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, इस बार ds नहीं dx, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में। f क्या है? -6x स्क्वायर डॉट dx, ये वर्क निकालना है। इसका कुछ इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इसका इंटीग्रेशन भैया 4 से
-2 तक। इसका इंटीग्रेशन dw का इंटीग्रेशन तो वर्क ही होगा, w इज इक्वल टू माइनस, तो बाहर ही लेता हूं मैं ये। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यार क्या होता है, x³/3, लिखिए 6x³/3, लिमिट पुट करेंगे 4 से -2, चलो पुट करते हैं, -6 इंटू -2 का क्यूब -8/3 माइनस 4 का क्यूब 64/3। ये 3 एलसीएम आ गया, तो बताओ कितना होगा, 64 और 8 72 और ये कितना गया, 6 से 3 गया 72 और इंटू 2, अरे गलती हो गई है कुछ, एक सेकंड, कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो लोचा हुआ है यार, तो क्या है गलती है देखते हैं। -6x² .dx 4 से -2, वर्क का फॉर्मूला होगा माइनस में 6 इंटू -8 -72/3 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 144। इसका आंसर 144 है। और इधर आंसर दे रखा है द वर्क डन बाय फोर्स दिस इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस 360। तो एक्चुअली में मेरे हिसाब से इसका आंसर गलत है। आपको कितना आंसर आ रहा है आप लोग का? यही आंसर है यार, इसका आंसर गलत है मेरे हिसाब से। हाँ यही आंसर है, इसका आंसर गलत है। 144 जूल्स इसका आंसर है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, चलो अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो, इसको मिटा देता हूं मैं। नोट कर लिया ना आप लोगों ने? नहीं किया तो उसको वापस पीछे करके नोट कर लो यार। आसान सवाल था, इतना मतलब कुछ था नहीं, जितना पढ़ा रखा उतना ही काम आ रहा है, राइट। अभी तक कुछ नया नहीं आया है। चलो अब अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 2 kg। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम। देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको फॉर्मूला क्यों लिखा है, राइट, क्योंकि उसमें एक्चुअली में वहां मतलब टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन दिया है। आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, सिर्फ उसका टाइम के साथ रिलेशन दिया है। ओके क्या सवाल है? सवाल दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम एज, क्या दे रखा है इसका? डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है एस इज इक्वल टू t² + 2t, t² + 2t, राइट। आगे लिखो फाइंड द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स acting on a body, find the work done by force acting on a body, find the work done by force acting on a body in time interval 2 सेकंड टू 4 सेकंड। चलो यार ये कुछ नया ही सवाल है, तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। क्या आंसर इसका आंसर होना चाहिए है 650। लेट मी चेक। इसके अब तो शायद से इसका आंसर गलत नहीं होगा, या चलो इसको ट्राई करो। इसका आंसर है जो बुक में दे रखा है वो है 64 जूल्स। क्या दे रखा है बॉडी का? देखो मैं तुम्हें सवाल एक्सप्लेन करता हूं। बॉडी का मास दे रखा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है, या एस डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दे रखा है। अब बोला गया इस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका हमें क्या निकालना है? उसका हमें वर्क निकालना है। किस टाइम इंटरवल में? 2 सेकंड टू 4 सेकंड। इस सवाल पे मेरे हिसाब से अगर आप 3 या 4 मिनट देंगे तो हो जाएगा,
राइट। कम से कम 3 बार ट्राई करो। चलो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कम से कम 3 बार। आंसर आपके सामने पहले लिख दिया है ताकि जब आप ट्राई करें, जब आपका आंसर आ जाए तो वीडियो आगे ना बढ़ाने मतलब दिक्कत ना हो, तो आंसर मैंने पहले लिख दिया आपको। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करो, जिनका हो गया है या फिर जिन्होंने 3 बार ट्राई कर लिया है वो सोल्यूशन देखें। देखो भैया, अपने पास एस दे रखा है t² + 2t, ठीक है। अपने को जरूरत क्या है, फोर्स का आता है, फोर्स होता है ma, फोर्स होता है ma होता है। चलो ठीक, अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है अपने पास a निकालना है। a क्या होता है, a होता है बताता हूँ v dv सॉरी a होता है dv/dt, a होता है dv/dt और ये होता है d²/dt², d²s/dt²। तो बेसिकली 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज 2t + 2। कैसे आया, t² का डिफरेंशिएशन 2t। एक बार थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं। चलो वापस देखते हैं, वापस समझते हैं। भैया फोर्स क्या होता है, फोर्स को वापस, फोर्स इज इक्वल टू ma। अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। मतलब अपने को वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। चलो वेलोसिटी का आता है ds/dt। इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, t² का डिफरेंशिएशन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्सेलरेशन आ गया 2। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 4 ma। m दे रखा था 2, 2 × 2 4। अब भैया अपने पास वर्क क्या होता है, dw होता है F.ds, F.ds। ds/dt क्या हुआ, ds/dt हुआ, ds/dt हुआ 2t + 2। तो ds क्या हो गया, ds हो गया 2t + 2 dt। यहां लिख दे, यहां अपने को f पता है, दैट इज f = 4। ds पता है, ds होता है ये 2t + 2 dt। इंटीग्रेट कर दो भैया। अपने को टाइम के रिलेशन, अपने को जो टाइम अपने को टाइम दे रखा था। या फिर आप एक और तरीका करने का, नहीं ये तरीका, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका नहीं, दूसरा तरीका थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ से टाइम का रिलेशन निकालें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो आसान तरीका। तो बेसिकली हमें यहाँ टाइम दे रखा था, तो मैंने यहाँ टाइम के रिलेशन मिला दिया। इसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से, 2 से 4 तक। डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा वर्क W। अब देखो 4 आ गया बाहर, 2 भी आ गया बाहर, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2, t²/2 प्लस यहां 1 बचता, 1 का इंटीग्रेशन t। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। चलो पुट करते हैं, ये 8 आ गया, ये आ गया अपने पास 4 का स्क्वायर बेसिकली 16, 16 - 2 का स्क्वायर 12, 12/2 या 12/2 प्लस 4 - 2 2 या 6, 6 + 2 8, 8 6 कितना आंसर है, 8 8 64, 64 जूल्स। 64 जूल्स आ गया इसका आंसर। जिनसे सवाल हो गया था भैया अच्छी बात है, आपने पहले अटेम्प्ट में कर लिया इसको सवाल को, राइट। अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये बेसिकली एक नीट लेवल के लिए अच्छा सवाल हो जाएगा, और मीन्स लेवल के लिए भी अच्छा सवाल हो जाएगा, और एडवांस के लिए थोड़ा सा बेसिक। इसमें हल्का ये दिमाग लगाना था कि ds को हमने dt के टर्म्स में कैसे लाया, ds/dt हमने निकाला यहां से। चलो ठीक, इसको नोट करो। एक और सवाल करने का तो इच्छा है, करेंगे। तो इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो और वीडियो पॉज करो। अभी चलो एक एससीवी का सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एससीवी में सवाल दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m moves in a straight line, a particle of mass m moves in a straight line with its आप क्वेश्चन नंबर 15 खोल लें, राइट। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 खोलने एससीवी से, वो सवाल अटेम्प्ट करें। सवाल बता देता हूँ, सवाल दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line with its velocity
varying with the distance traveled according to the equation, varying with the distance traveled according to the equation. इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू a रूट x. यहाँ a एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ a कुछ कांस्टेंट है. यहाँ v क्या है? v वेलोसिटी है. और यहाँ a क्या है? a कुछ कांस्टेंट है. फाइंड द वर्क डन, find the work done by all the forces, find the work done by all the forces from displacement x is equal to 0 to x is equal to d. x is equal to 0 से x is equal to d के बीच में सारे वर्क डन, सारे फोर्सेस का जो वर्क डन है वो निकालना है बेसिकली. एफ नेट का वर्क डन निकालना है. ऑल फोर्सेस बेसिकली एफ नेट, सभी फोर्सेस का सम एफ नेट बोलते हैं ना इसको यार. और एफ नेट का तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने. क्या पढ़ रखा है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आ गया. ए कैसे निकाले? ए का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है. क्या वो? देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का दोनों के साथ पढ़ रखा था शायद से एक फॉर्मूला, वो इसमें काम आने वाला है. बस अरे बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है. ये बेसिकली नीट में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, 100% गारंटी है आने की, मतलब उसके लायक है सवाल. चलो इसका आंसर बताता हूँ आपको. ये 15th क्वेश्चन है और 15th का आंसर है इसका आंसर है ma²d/2. चलो कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करना है इसको, और बहुत आसान सवाल है राइट. कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करिएगा. चलो देखते हैं अभी जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है 3 बार और जिनका आंसर नहीं आया, जिनका आंसर है वो भी देखें. भैया वेलोसिटी दे रखा है, ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बोला है. पहली बात तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. अब तुम्हारे मन में एक डाउट होना चाहिए, डाउट ये होना चाहिए कि सर आप बोलते हैं कि वर्क डन बाय फोर्सेस होता है राइट, कुछ फोर्स का, कुछ फोर्स का. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का अर्थ है एफ नेट. यार हमने एनएलएम में पढ़ रखा था ना, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट एफ नेट होता है. और एफ नेट क्या होता है यार? एफ नेट पढ़ रखा था हमने यार. एफ नेट होता है एम ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. समझो यार, मैं यहाँ कैपिटल ए लिखता हूँ यार, डाउट ना हो तुमको. ये कैपिटल है राइट, एम ए. और ए का रिलेशन यार, ए का रिलेशन ध्यान रखो यार, काइनेमेटिक्स में पढ़ाते हैं एक फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स. अरे ध्यान नहीं है ना. चलो ध्यान नहीं तो उसको डिराइव करते हैं, तुरंत ही डिराइव करते हैं. देखो ए क्या होता है? डीवी बाई डी टी. ये होता है डीवी बाई डी टी. तो मैंने क्या किया? मैंने dx बाई dx कर दिया, dx बाई dx कर दिया. तो a क्या होगा? देखो dv बाई dx यहां ले आया, यार dx यहां ले आया, और ये ले आया dx बाई dt. dx बाई dt कहता है वेलोसिटी. तो आगे ना डायरेक्टली v dv बाई dx. चलो ठीक है, इतना आगे, इतना तो मैं तुमको डिराइव किया हूं. जिनको मतलब ये पहले से याद था, अच्छी बात है यार. देखो अब यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? यहां से अपने पास बेसिकली एक्सेलरेशन आ जाएगा. चलो एक्सेलरेशन क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स. डीवी बाई डी एक्स मतलब इस क्वांटिटी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? अंडर रूट एक्स का बताओ क्या होता है? 1/2 रूट एक्स. क्या होता है? 1/2 रूट एक्स. तो ए क्या होगा? v dv बाई dx. v क्या है? a रूट एक्स. और dv बाई dx क्या होगा? a बाई 2 रूट एक्स. a बाई 2 रूट एक्स. रूट एक्स कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया a²/2. गजब की बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है. अपने लिए आसानी होगी, अपने लिए ही आसानी होगी. तो देखते हैं. अब अपने को बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स. एफ क्या हो गया? एम a²/2 डॉट डी एक्स. अब भैया यहाँ कुछ एक्स में रिलेशन आएगा? कुछ नहीं आया, सिंपल सा DW. सर DW इसको इंटीग्रेट कर दो, वर्क आ जाएगा. कहां से कहां तक? 0 से d तक यार. m a²/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x. तो लिमिट पुट कर दो 0 से d. आ गया ना आंसर? m a² d/2. आसान सवाल था, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, बस इसका
मुझे इसमें अच्छा ये लगा कि वी डी वी बाई डी एक्स का काम आया। जनरली बहुत कम काम आता है, तो इसका मतलब, लेकिन है इंपॉर्टेंस यार, यहाँ काम आ गया। तो मतलब फॉर्मूले पता हो ज़्यादा आसानी है। कुछ लोग मतलब फॉर्मूले याद नहीं रखते, तो दिक्कत वही होगा यार, तुमको एग्जाम में दिक्कत होगा। राइट, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, बताऊँ, टाइम बहुत कम होता है। टॉपर्स के नंबर आप देखेंगे ना, पूरे इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास टाइम कम रहता है, उनके सवाल बहुत कम गलत होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है। राइट, तो भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर वो 3 घंटे की जगह 4 घंटे वाला पेपर हो तो शायद से 100% नंबर लाए। 100%, क्या बोला, 100% नंबर लाए। तो वैसा ही है। तो टाइम के लिए आपको स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए आपको ध्यान में रहना चाहिए, और स्पीड आपके प्रैक्टिस से आएगी। स्पीड में एक आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट वाला रिजल्ट, बेसिकली रिजल्ट, ये रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए सवालों की। चलो ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक। देखो अभी पुराना वाला तो समझ में आ गया। राइट, अभी हमने जो पढ़ लिया अभी कि एफ डॉट डी एक्स वाला, तो वहाँ एफ क्या हो सकता है, एफ कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो हमने वेरिएबल वाले ही सवाल किए सारे, जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट पुट कर देंगे। एक कांस्टेंट वाला भी सवाल किया था आखिरी में, एम ए स्क्वायर डी बाई 2 वाला। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ते हैं, आगे यूं बढ़ते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, बताते हैं कैसे बढ़ते हैं। देखो भैया, देखो अब थोड़ा सा प्रॉपर विजिबल होगा। सपोज वेक्टर फॉर्म में, सपोज आपकी बॉडी इनिशियल यहाँ थी, इनिशियली क्या थी, यहाँ थी, R1 वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर था, और आपकी बॉडी का फाइनल वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन R2 वेक्टर होगा। तो आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, समझो आपकी बॉडी का इनिशियल पोजीशन था R1 वेक्टर, फाइनल पोजीशन था R2 वेक्टर, तो आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज R वेक्टर। ये R वेक्टर का फॉर्मूला कैसा है, पढ़ रखा है ना, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता, सपोज डी आर वाला कंसेप्ट, ये डी आर वेक्टर होता, तो डी आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। बेसिकली कुछ एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ जेड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डी आर वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज इसी तरीके से आपके पास कुछ एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर क्या होगा, फोर्स वेक्टर ये होगा कुछ एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ के कैप। बेसिकली एफ एक्स डायरेक्शन में कुछ अलग फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में कुछ अलग फोर्स लग रहा है, के डायरेक्शन में कुछ अलग फोर्स लग रहा है, मतलब बेसिकली जेड डायरेक्शन में कुछ अलग फोर्स लग रहा है। तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा एफ डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन। एफ वेक्टर क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कहां से, अब देखो इंटीग्रेट करेंगे, R1 वेक्टर पहले था, बाद में क्या था R2 वेक्टर। अब तुम देखो मेरी बात ध्यान से, बाद में R2 वेक्टर था और R1 वेक्टर था पहले, ठीक है। अब R1 वेक्टर बेसिकली कुछ पोजीशन होगा यार, x1 y1 z1। R2 वेक्टर का कुछ फाइनल पोजीशन होगा, क्या होगा x2 y2 z2, x2 y2 z2। नोट करो इतना, पहले इसको मिटा देता हूं मैं, चलो बात करते हैं आगे। कुछ फालतू का ना मिट जाए या कुछ x1 y1 z1 और कुछ x2 y2 z2। इनिशियल पोजीशन होगा ये, फाइनल पोजीशन होगा ये बेसिकली R1 वेक्टर ना यार, R1 वेक्टर होगा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, फाइनल वेक्टर x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। तो ये क्या था,
ये था वर्क भैया। बात करते भी, देखो अब मैंने तुमको सिखा रखा था, आई कैप का आई कैप के साथ होता है, जे कैप का जे कैप के साथ होता है, के कैप का के कैप के साथ होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो इसी तरीके से क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड होगा यहाँ। अब तीनों में अलग अलग इंटीग्रेशन है, अगर ये इंटीग्रेशन बोले तो तीनों के लिए कॉमन है इंटीग्रेशन बोले तो, या फिर तुम ये देखो यार, ये सिंपली ये सोचो, ये जब तुम इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कहां से, x1 y1 z1 से कहां तक, x2 y2 z2 तक। तो x1 y1 सॉरी x1 से x2 इसके लिए आ रहा है, राइट। डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, x में ये कर रहा है, तो इसके लिए x1 से x2 आएगा, y1 से y2 इसके लिए आएगा, z1 से z2 इसके लिए आएगा। तो इसको लिख सकते हैं फाइनली एफ एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो भी है डी एक्स, ये x1 से x2, एफ वाई डी वाई y1 से y2 प्लस एफ जेड डी जेड z1 से z2। अगर सपोज यहां सपोज करें एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा यार, इंटीग्रेशन ही तो है। मैं सपोज कर रहा हूं कांस्टेंट है, एफ एक्स कॉमा एफ वाई कॉमा एफ जेड आर कांस्टेंट। अगर ये क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आएगा आंसर, वर्क का आंसर होगा एफ एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एफ वाई वाई टू माइनस वाई वन प्लस एफ जेड जेड टू माइनस जेड वन। समझ गए बात, छोटी सी बात थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी यार। इसको नोट करो, मैं पानी पीता हूँ तब तक मैं। इसके ऊपर अभी सवाल करते हैं अच्छे अच्छे। देखो मैं अब तुम तक नोटिस किया होगा यार, अभी तक मैं दो ही कंसेप्ट सिखाया हूँ, दो ही फार्मूले सिखाया हूँ, और अभी ये दूसरा फार्मूला, ये पहला फार्मूला वो था। सवाल पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि फार्मूले में बहुत कम है यार। अभी इसके बाद में तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दूंगा, राइट। इसके बाद फिर वो पावर पढ़ा दूंगा, फिर वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा दूंगा। खत्म खत्म चैप्टर। इसमें मतलब बेसिकली सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन। चलो मैं मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देखो अभी नया सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको इनिशियल वेक्टर दे रखा है, मतलब बेसिकली इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है r1 वेक्टर, आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और बोला कि इस बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, तो फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। सिंपल सा सवाल है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। कौन सा सवाल है, कौन सा नंबर का, ये है चौथा नंबर का सवाल, आज के चौथा नंबर का सवाल है ये। इनिशियल वेक्टर दे रखा है, फाइनल वेक्टर दे रखा है, फोर्स दे रखा है जिस पे लग रहा है, और इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सोचो कैसे करेंगे। चलो ठीक है, इसका आंसर है, आंसर इसका 83 जूल्स है, जिसका आ जाए 83 जूल्स। इसका आंसर 83 जूल्स है। अब चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई इन द सेंस समझाते हैं तुमको, पहले सवाल में है क्या। देखो जो मैंने तुमको सिखाया था वो x1 y1 था, x2 y2 था, x3 सॉरी x1 y1 था, x1 x2 था, y1 y2 था, z1 z2 था। तो तुम नोटिस करो x1 y1 बोले तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर का x1 y1 z1, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का x1 y1 z1 कितना है, x1 y1 z1। x1 कितना है 2, y कितना है 3, z कितना है 0। x2 y2 z2 कितना है, x2 तो है ही नहीं 0, y2 कितना है 4, z2 कितना है 6। तो हमें एक चीज समझ में आई, चीज समझ में क्या आई है
कि इसके भी राइट यहां से यहां आया है, वाई यहां से यहां है, जेड यहां से यहां आया है, राइट। तो मैंने आपको सिखाया था डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा एफ डॉट डी एस वेक्टर। इंटीग्रेट करते हैं इसको, यह आएगा वर्क, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो यह है 3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप डॉट, डॉट क्या है, डॉट वही होता है dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, ये 2,3,0 से कहां तक 0,4,6। देखो यार आई कैप से आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, और के कैप यहां तो है नहीं तो 0 आ जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू, देखो 2 से 0 तक x वाला, 2 से 0 तक 3x² dx, इसी तरीके से y वाला 3 से 4 तक 2y dy। z वाला तो है नहीं यार, z वाला तो है नहीं, चलो करते हैं इसको। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा बेसिकली x² का x³ 3 से 3 कैंसल, फिर -8 लिमिट पुट कर दोगे -8 प्लस इसका क्या होगा y²/2 तो बेसिकली y²/2 2 से 2 कैंसल, और फिर अपने पास एक सेकंड कुछ गलती हुई क्या, अरे गलती कुछ नहीं, गलती तो कुछ नहीं हुई यार, चलो देखते हैं। y²/2 तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हुआ, 16 माइनस 9 हुआ अपने पास 7, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1, तो -1 आंसर है क्या। नहीं अपने में कुछ गलती हुई क्या, अपने पास तो कुछ गलती नहीं हुई यार, एक मिनट चेक कर लूँ मैं। 2i कैप 3j कैप 4j कैप 6k कैप 4 से रखा 3x² 2y 3x² आई कैप 2y जे कैप f डॉट dx किया 3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप dx आई 2,3,0 0,4,6 तो अपने पास ये हुआ, 3x² dx 0 - 2 - 8 dx x³ 3 से 3 कैंसल प्लस 2y² dy y²/2 16 - 9 7 7 - 8 1 - 1, यही आंसर यार, ये गलत है। इसका आंसर है -1, -1 ही आ रहा है ना आपका, 83 गलत है, यही आंसर है, राइट। चलो नोट करो यहाँ तक, अगला सवाल देते हैं। गलत बुक उठा लाया मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब सवाल खुद से बनाएंगे। चलो नोट करो यहाँ तक। तो अभी अगला सवाल करते हैं, 5वां नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। बेसिकली आपको फोर्स दे रखा है टाइम के रिलेशन में, ये 3t है, t यहाँ टाइम है, f वेक्टर इज इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 5j कैप, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है 2t² आई कैप माइनस 5j कैप, ये t यहाँ टाइम डिनोट कर रहा है। आपको निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ ये 2 है, राइट, ये 2 सेकेंड है। तो बहुत आसान सवाल है, राइट, बहुत आसान सवाल है, जिन्होंने अभी तक मतलब एकदम अच्छे से पढ़ा है, अब तक जिन्होंने एकदम ध्यान दिया है। देखो यार बता रहा हूँ तुमको, मतलब बेसिकली जो हो गया, राइट, अगर समझो तुम्हारा एनालम वीक है या फिर तुम्हारा कुछ काइनेमेटिक्स वीक है, तो जो हो गया उसको भूल जाओ, जो अभी है उसको ध्यान में रखो, राइट। जो बीत गया तो क्या ही कर सकते उस पर आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। आने वाले कुछ दिनों में तुम उसकी रिवाइज कर लेना मेरे चैनल से। तो अभी मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हो तुम, राइट, अभी मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, तो इस पर एकदम पूरा फोकस रखो ताकि ये वीक ना हो जाए, इसको एकदम स्ट्रांग कर दो। तुम जब इसको स्ट्रांग करोगे ना तो अपने तुम्हारा काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काइनेमेटिक्स ही तो काम आ रही है, एनालम ही तो काम आ रहा है। इसलिए जो तुम्हारे पुराने चैप्टर्स जो वीक है उनको एक बार के लिए भूल जाओ, राइट। जितना भी तुम्हारा डिप्रेशन है वो सब हटा दो एक बार के लिए और इस पर फोकस करो। चलो ठीक है, इसका आंसर अपने पास, इसका आंसर अपने पास है यस, अपने पास इसका आंसर है, या अपना इसका आंसर है 32 इसका आंसर है। चलो ठीक, अब ट्राई करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करना है हर सवाल को,
t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम है। 32 आंसर है इसका, 32 जूल्स है बेसिकली यूनिट। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। देखो मैंने तुमको एक सवाल करा था इससे पहले, अगर ध्यान हो तो, वो ds बाई डी टी वाला, वहां एक्सेलरेशन में निकाला था मैंने, राइट। तो ऐसा ही हाँ, कुछ ds वेक्टर बाई डी टी क्या होगा, ds वेक्टर बाई डी टी होगा अपने पास, डिफ्रेंशिएट करो इसको, ये होगा 4t, 2t स्क्वायर का क्या होगा, t स्क्वायर का होगा 2t, और 2 इंटू 2 4, 4t आई कैप, और ये 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ds वेक्टर क्या होगा, ds वेक्टर यहां से आ गया 4t आई कैप dt। अब ध्यान से देखना, f वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी या dw इज इक्वल टू f डॉट ds, इंटीग्रेट करो। लेकिन अभी दिक्कत है, अभी दिक्कत क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता कहां से कहां तक, हमें टाइम का पता है, हमें टाइम का पता है। चलो ठीक है, टाइम का पता है, चलो करते हैं। f क्या है, f अपने पास 3t आई कैप प्लस 5 जे कैप डॉट ds क्या है 4t आई कैप dt, और टाइम आ गया, बेसिकली सारा रिलेशन टाइम में आ गया। कहां से कहां तक, बेसिकली अभी टाइम का फंक्शन हो गया ना, वर्क टाइम का फंक्शन हो गया, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से कुछ w मान लो यार, w वर्क होगा, इज इक्वल टू, चलो ठीक। अब ये डॉट का तुम्हें बोला हूं, आई को आई से, जे को जे से, यहाँ जे तो है नहीं, यहाँ आई है, तो आई को आई से, और जे वाला 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 3t इंटू 4t, वापस लिखता हूं, या 3t इंटू 4t, इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास आएगा 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 8 4 इंटू 8 32। ये आंसर अपने पास। देखो आसान, अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। चलो इसको नोट कर लो यार। चलो अभी एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, 32 तक नोट करो पूरा, मतलब अगर आपने किया तो भी नोट करो, अगर आपने नहीं किया, ट्राई नहीं किया तो भी नोट करो यार। ट्राई करना चाहिए था वैसे सवालों को, जितने भी मैं सवाल करा रहा हूं उसको ट्राई करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट मारो। तो अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे, अच्छे सवाल कर रहे थे, सारे एक अच्छे लेवल के सवाल थे। तो अभी अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, उसे बोलते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग तो हमने एनएलएम में पढ़ रखा है। तो यहाँ क्या काम, यहाँ काम है वर्क डन बाय स्प्रिंग। इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये अगला टॉपिक डालो, इसमें एकदम मतलब बेसिकली स्प्रिंग आपको मतलब हर जगह मिलेगा। ऐसे हम पढ़ेंगे तब स्प्रिंग मिलेगा, राइट, रोटेशन पढ़ेंगे तब स्प्रिंग मिलेगा, एनएलएम में मिल रखा है स्प्रिंग। स्प्रिंग आपको बहुत जगह मिलने वाला है, वर्क फॉर एनर्जी में मुलाकात हो चुकी है, तो देखा आने वाले बहुत चैप्टर्स में मिलेगा स्प्रिंग। ऑप्टिक्स के अच्छे सवालों में स्प्रिंग मिलता है। चलो ठीक है, चलो पढ़ो वर्क डन बाय स्प्रिंग। हमने स्प्रिंग की खास बात जानी थी, क्या जानी थी, कि भैया अपने पास समझो स्प्रिंग है, राइट। अभी इसको मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। स्प्रिंग की क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, समझो कुछ ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है, और मैंने स्प्रिंग को, इस स्प्रिंग को खींच दिया, इस स्प्रिंग को खींच दिया कुछ एक्स डिस्टेंस आगे खींच दिया। तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा फोर्स, ताकि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। पहले इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहां थी, तो इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, के एक्स। पढ़ा था ना कि फोर्स ऐसे लगाता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में आए। जैसे स्प्रिंग को आगे खींचा गया तो फोर्स पीछे लगाएगा, स्प्रिंग को पीछे खींच धक्का दिया तो फोर्स आगे लगाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट, जहां डिस्प्लेस किया उसके जस्ट अपोजिट। हमने डिस्प्लेस आगे किया तो फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। अगर हम इसको डिस्प्लेस, अगर इसको कंप्रेस करते तो फोर्स आगे लगता। समझो मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, कुछ समझो एक्स डिस्टेंस, कुछ एक्स डिस्टेंस पर इसको कंप्रेस किया, तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स स्प्रिंग ऐसे लगेगा के एक्स, ताकि अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। बेसिकली कहने का यह अर्थ है
कि स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाता है ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। इलॉन्गेशन किया तो हमने लेंथ बढ़ाया है तो फोर्स पीछे लगेगा ताकि ये इस पोजीशन में आ गए। हमने कंप्रेस किया है तो फोर्स आगे लगेगा ताकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो ठीक, एक बात ध्यान से रखिएगा। क्या बात है? बात ये है कि जो स्प्रिंग का फोर्स है ना, तो स्प्रिंग का फोर्स, कोई पूछे वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो जो इधर ध्यान रखो, जो स्प्रिंग का फोर्स है kx, ये वैरी कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना kx ज्यादा होगा। तो ठीक है भाई, हमने पढ़ रखा है यार इसके लिए भी, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। देखिएगा अभी एफ डॉट डी एक्स, या एफ क्या है? kx डॉट डी एक्स। अब देखो भैया, मैंने क्या लगाया? मैंने फोर्स लगाया है, मैंने डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किया है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों के बीच का एंगल देखो dx, और आगे आएगा cos थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री होता है -1। तो फिर इसको हटा के यहां, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा -kx डॉट डी एक्स, -kx डॉट डी एक्स। सपोज इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ x1 थी, सपोज इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ x1 थी, इनिशियल कंप्रेशन मान लो, इलॉन्गेशन मान लो, कुछ भी मान लो, वो x1 था, और फाइनल पोजीशन थी x फाइनल। तो तब वर्क कितना होगा? ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो इसका ये कतई अर्थ नहीं, समझो, जो अगर समझो ये x इनिशियल और x फाइनल क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। x इनिशियल और x फाइनल क्या है? बेसिकली नेचुरल पोजीशन, मेन पोजीशन नहीं, नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन स्प्रिंग की एल लेंथ थी, इससे कितना दूर है, इससे समझो इलॉन्गेट है तो कितना इलॉन्गेट है, ये हुआ x इनिशियल, ये हुआ x फाइनल। सपोज इसको मैं और इलॉन्गेट करता हूं, सपोज इसको मैं और इलॉन्गेट, ये हुआ x इनिशियल और ये हुआ x फाइनल। बेसिकली इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ, ये हुआ फाइनल, ये हुआ इनिशियल। बेसिकली इसको जो मेजर करते हैं ना x इनिशियल x फाइनल, वो नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं, नेचुरल लेंथ। कुछ लोग डाउट में रहते हैं मीन पोजीशन या नेचुरल लेंथ, बताएंगे उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। मीन पोजीशन के ऊपर चर्चा कर रखी है, एनालॉग में चर्चा कर रखी है ना, मीन पोजीशन क्या होता है, जहां वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है वो मीन पोजीशन है। लेकिन फोर्स कितना लगाता है उस वक्त, फोर्स लगाता है ना कुछ, इसी तरीके से मीन पोजीशन पर आएगा तो फोर्स लगाएगा कुछ ना कुछ। तो इसी के लिए हम मेजर करते हैं नेचुरल पोजीशन से। किससे? नेचुरल पोजीशन से। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, x इनिशियल और x फाइनल आर मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल पोजीशन। इस बात को गांठ बांध के रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग भूल जाते हैं, राइट, तो फिर गलत करते हैं। चलो आगे इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट के तो आएगा वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। चलो नोट करो इसको। इसके ऊपर अभी सवाल नहीं कराऊंगा राइट, क्योंकि इसके ऊपर सवाल कराऊंगा तो 2-3 कंसेप्ट और लगेंगे, वो जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। दैट इज इक्वल टू, बहुत सारे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, बेसिकली वही लगेंगे इन सारे सवालों में। तो अभी ये पढ़ा रखा है, फिर अगले लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाएंगे, तो अगले लेक्चर में बेसिकली थोड़ा और करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पूरा आप रिवाइज करके आएंगे अगले लेक्चर के लिए, यहाँ तक आप पूरा नोट करो। फिर चलो अब मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, होमवर्क देता हूँ राइट, एससीबी से। एससीबी में जो आप सवाल कर सकते हैं, एचसीबी में आप सवाल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर ये अपने पास है, चैप्टर नंबर है 5 आई थिंक सो, नहीं 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ओके। चैप्टर नंबर ध्यान नहीं रहता है मुझे एचसीबी का। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, चैप्टर वर्क एंड एनर्जी है, तो आप इसमें सवाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 में आप कर सकते हैं पहला सवाल, राइट, दूसरा सवाल कर सकते हैं आप, तीसरा सवाल कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा लिख देता हूं मैं, एक सेकंड। जो होमवर्क है आपका आज का वो ऑब्जेक्टिव 1 पहला दूसरा तीसरा, राइट। इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखो
अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको एससीवी की पूरी सोल्यूशन लिख दूंगा, राइट। एससीवी का अलग ही प्लेलिस्ट होगा एससीवी सॉल्यूशंस नाम से, तो उसमें हर एक चैप्टर के एससीवी पूरी पूरी हर एक क्वेश्चन होगा, राइट। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा उधर, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन जो आज का होमवर्क है देख लो, O1 है 1 2 3 ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 नहीं है, ऑब्जेक्टिव 2 नहीं। ओके ठीक है। एक्सरसाइजेज में फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप, नहीं एक्सरसाइज में अभी मत करिए, एक्सरसाइज में अभी मत करिए। एक्सरसाइज में सारे सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से ही है, मतलब मैक्सिमम। तो ऑब्जेक्टिव 1 1 2 3 यहाँ तक आप कर सकते हैं, और आने वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा कौन कौन से और करने हैं। तो यहाँ तक आप कर लीजिए। ओके टिल देन थैंक यू।